नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावा की यात्रा के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत और मेक्सिको के प्रयास उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स में विविधीकरण के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। युगांडा में मंकी पॉक्स के 49 नए मामले सामने आए, अब तक कोई मौत दर्ज नहीं की गई। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का बारिश के कारण रुका हुआ मैच खेल फिर से शुरू। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी में हैं। वे आज दोपहर बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 अफ्रीकन देशों की यात्रा ने भारत के ऐतिहासिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा थी और भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने का 1 साल बाद हुई है। सत्ता फर्क की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी 3 देशों के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। इस यात्रा ने अफ्रीका के देशों के साथ हमारे मौजूदा मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की पुष्टि की। लिल्लांगवे से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। श्री धनखड़ आज राजस्थान के सीकर में एक निजी शिक्षण संस्थान के समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का व्यवसाय बन जाना देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा आय का साधन नहीं है, बल्कि ये त्याग, दान और स्वस्थ समाज के निर्माण का माध्यम है। श्री धनखड़ ने इस बात पर अफसोस जताया कि शिक्षा एक वस्तु बन गई है जिसे लाभ के लिए बेचा जा रहा है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्योग, अनुसंधान और नवाचार के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय शिक्षा संस्थानों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्र शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन भारत में कई अवसर हैं और संस्थानों तथा उद्योग जगत के नेताओं को उन्हें इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभा पलायन और विदेशी मुद्रा की हानि रुकेगी। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश और मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वैश्विक परिदृश्य में सशस्त्र बल भविष्य के लिए मजबूत और लचीले बने रहें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध क्षेत्र का दायरा समुद्र, वायु और पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों से आगे बढ़ चुका है। श्री सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों के लिए अब साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध पारंपरिक युद्ध अभियानों की तरह महत्वपूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि AI में पूर्वानुमान करने और निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता है। Artificial intelligence or AI has the potential to revolutionize military operations from predictive analytics to autonomous decision-making systems. You will be the leaders who will have to decide where and how to leverage this technology and whether you will deploy this technology to enhance situational awareness or to optimize resource allocation or to improve decision-making in real time. श्री सिंह ने कहा कि यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक रक्षा परिदृश्य में तकनीक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में सामरिक विशेषज्ञों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और मेक्सिको के संयुक्त प्रयासों से खासकर सेमीकंडक्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और अन्य हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए विविधीकरण के माध्यम से लचीलापन मजबूत हो सकता है। वित्त मंत्री ने मेक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मेक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए ये बात कही। मेक्सिको सिटी के आर्थिक विकास मंत्री मनोला जबलोजा अल्दामा भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत फार्मा, विनिर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में विकास और निवेश के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्री ने यूपीआई जैसी पहलों के साथ फिनटेक क्षेत्र में 87% की दर के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत के उभरने को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत मेक्सिको साझेदारी फिनटेक और डिजिटल भुगतान में सीमा पार सहयोग और नवाचार के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है। एक अन्य कार्यक्रम में निर्मला सीतारामन ने मेक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण सचिव डॉ रोजेलिया रमिरेज डेला ओ से भी बात की। बैठक के दौरान उन्होंने मेक्सिको सरकार के साथ अपने अनुभव साझा करने और भारत के डिजिटल परिवर्तन के आधार पर सहयोग की संभावना तलाशने की भारत की इच्छा व्यक्त की। 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ITU-WTSA नई दिल्ली में जारी है। इसके अलावा AI के एक हिस्से के रूप में गुड इम्पैक्ट इंडिया के लिए रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज आयोजित किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 11 राज्यों की 51 टीमों ने हिस्सा लिया था। रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ प्रतियोगिता में 11 राज्यों की 51 टीमों ने भाग लिया था, जिन्हें 120 टीमों की लंबी आवेदन श्रेणी में से चुना गया। इस प्रतियोगिता का विषय आपदा प्रबंधन था। प्रतिभागियों के लिए पहली चुनौती एक रोबोटिक्स प्रणाली का निर्माण करना था जो भूकंप पीड़ितों की जान बचा सके। वास्तविक भूकंप की नकल करने के लिए एक सिमुलेशन अथवा मूल्यांकन चलाया गया, जिसमें लोगों की जान बचाने तथा पीड़ितों को आश्रय स्थलों और अस्पतालों तक पहुँचाने के लिए रोबोट को प्रोग्राम किया गया। रोबोटिक्स मुकाबले के जूनियर और सीनियर श्रेणियों के विजेता अगले साल जुलाई में होने वाले AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनीवा जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स में व्यावहारिक समाधान प्रदर्शित करना था। सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोयला मंत्रालय को 67 कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के लिए 44 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई हैं। इनमें छोटी और मझोली कंपनियां भी शामिल हैं। बोली प्रस्तुत करने का कल आखिरी दिन था। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियों को सोमवार 21 अक्टूबर को खोला जाएगा। सड़क और पुल निर्माण में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सेमिनार आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के सेमिनार में विशेषज्ञ सड़क और पुल निर्माण की नवीनतम तकनीक, सामग्री और कार्य निष्पादन पर अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य सड़क और पुल की गुणवत्ता को बढ़ाना और नवीनतम तकनीक वाला बुनियादी ढांचा समय पर उपलब्ध कराना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कल आतंकवादियों द्वारा एक विक्रेता की निर्मम हत्या किए जाने की निंदा की है। मृतक अशोक चौहान बिहार का निवासी था। एक प्रेस विज्ञप्ति में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि समूचा राष्ट्र मृतक के परिजन के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल दोषियों की तलाश कर रहे हैं। अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। श्री सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन शोपियां को मृतक के परिजन को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस आतंकी घटना की निंदा की है और मृतक के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आज रांची पहुंच रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला हो चुका है। भाजपा 68, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10, जनता दल यूनाइटेड 2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू हो गया है। कल पहले दिन 3 पर्चे दाखिल किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
युगांडा में मंकी पॉक्स के 49 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही युगांडा में मंकी पॉक्स के मामलों की कुल संख्या 145 हो गई है। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राजधानी कंपाला में मंकी पॉक्स के 27 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले एक सप्ताह में किसी पूर्वी अफ्रीकी देश में दर्ज किए गए मंकी पॉक्स के मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। हालांकि युगांडा के 19 प्रभावित जिलों में अब तक इससे किसी की मौत नहीं हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मंकी पॉक्स से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने आगाह किया है कि सूडान में 5 वर्ष से कम उम्र के 5 लाख बच्चों सहित 30 लाख से अधिक लोगों को हैजा से पीड़ित होने का जोखिम बना हुआ है। एक रिपोर्ट। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों के 70% से अधिक अस्पताल कार्यरत नहीं हैं। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिले हैं। गृह युद्ध छिड़ने के बाद हैजा, मलेरिया, मिजल्स और डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियां फैल चुकी हैं। इन बीमारियों के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ के अनुसार पिछले वर्ष अप्रैल महीने में सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच आंतरिक संघर्ष छिड़ने से पहले सूडान में टीकाकरण की दर 85% थी, जो अब गिरकर 50% पर आ गई है। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त महीने में देश में हैजा फैलने की घोषणा की थी। हैजा फैलने के मुख्य कारणों में संघर्ष के कारण खराब होती पर्यावरण की स्थिति और गंदे जल का इस्तेमाल किया जाना शामिल है। ऐश्वर्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के आवास पर आज सुबह एक ड्रोन हमला किया गया। कैसरिया क्षेत्र में स्थित नेतन्याहू के आवास पर हिजबुल्लाह ने यह ड्रोन हमला किया था। इजरायल के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास में नहीं थे। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबिल इलाके में हिजबुल्लाह का डिप्टी कमांडर नासर अबेद अल अजीज राशिद इजरायली वायुसेना के एक ऑपरेशन में मारा गया। इजरायल रक्षा बलों के अनुसार राशिद इजरायल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। हिजबुल्लाह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में 9 स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता बढ़ा दी है। श्रीलंका के अनुरोध पर भारत सरकार ने अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को दोगुना कर दिया है। अब इसकी कुल परियोजना लागत 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए हो गई है। शुक्रवार को भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के शिक्षा सचिव जेएम थिलाका जयसुंदरा के बीच राजनयिक पत्रों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। यह पहल बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो श्रीलंका के साथ भारत की व्यापक विकास साझेदारी का हिस्सा है। इसने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक सहित देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कल और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज बारिश हो सकती है। इस महीने की 23 और 24 तारीख को पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों और ओडिशा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को खराब श्रेणी में रखा है। कल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 292 दर्ज किया। 0 से 50 के बीच का AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच का AQI संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच का AQI सामान्य कहा जाता है, जबकि 201 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है और 301 से 401 के बीच का AQI बहुत खराब माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ 17 लाख लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं और इनमें से 6.5% लोग बदहाल हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति भी चरमराई हुई है और 110 करोड़ लोग अत्यंत निर्धनता में जी रहे हैं तथा आधी आबादी संघर्षग्रस्त इलाकों में रह रही है। दक्षिण एशिया में 27 करोड़ से अधिक लोग ऐसे परिवारों से जुड़े हैं जहां कम से कम एक व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। रिपोर्ट में गरीबी के मूल कारणों का समाधान करने और बांग्लादेश सहित अन्य देशों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए समयबद्ध तरीके से पहल करने पर बल दिया गया है। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के साथ जारी पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 391 रन बना लिए हैं। भारत पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड पर 35 रन की बढ़त बना चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की अपनी यात्रा के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत और मेक्सिको के प्रयास उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स में विविधीकरण के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का खेल जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।